आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। याद रखना, ट्रांसफार्मर बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग में ज़रूर आता है। आप एक काम करो, आप 5 ईयर उठा के चेक करो, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन या प्रीलिम्स, कोई भी पेपर उठाओ, आपको पास पेपर में ट्रांसफार्मर ज़रूर मिलेगा। तो इसको मत छोड़ना, लॉन्ग का सवाल है, लॉन्ग का सवाल मत छोड़ा करो। लॉन्ग का सवाल आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है और नंबर बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, चलो ट्रांसफार्मर समझते हैं और इस तरह से समझाऊंगा, यकीन मानो लॉन्ग का सवाल भी निकल जाएगा और आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो कैसे काम करता है, वो क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा। सही, आपके घर के बाहर या आपके इलाके के बाहर तो लगा होगा ना, इलाके में लगा होगा ट्रांसफार्मर, तो ये भी समझ में आ जाएगा और नंबर भी आ जाएंगे बोर्ड में। चलो शुरू करते हैं और साथ ही साथ हाँ, ये मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, छोटी सी बिल्कुल डेरिवेशन है। देखो भाई, ट्रांसफार्मर आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो है वो भेजता है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में कन्वर्ट करता है। बात समझ आई? नहीं आई? जरा सुनो, आपके पास यहां पर एक कॉइल है, ठीक है, यहां पर आपके पास एक कॉइल है और यहां पर भी आपके पास एक कॉइल है, यहां पर भी आपके पास एक कॉइल है, यहां पर भी आपके पास एक कॉइल है। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसके पास अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर है तो वो इस इलेक्ट्रिकल पावर को यहां पर भेज देगा। ठीक है, ये काम करता है ट्रांसफार्मर। अब ये तो किताबी बातें हो गई ना, अब जरा और जो है आसानी से समझते हैं। ये भी याद रख सकते हो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होती है। क्या बोला मैंने? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जरा समझो, यहां पर आपके पास वोल्टेज जो है वो कम था, इस कॉइल में वोल्टेज कम था, मगर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस कॉइल में वोल्टेज को बढ़ा देगा। देखा? तो इसी को कहते हैं हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वो भी मैं अभी डिटेल में बताता हूं। बात समझ में आई ना? ट्रांसफार्मर क्या है, देखो कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए, मजा आना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं। आपके पास वोल्टेज आता है ना, कहीं कम वोल्टेज है, कहीं ज्यादा वोल्टेज है, तो ट्रांसफार्मर क्यों यूज हो रहा है कि अगर वोल्टेज कम है तो ज्यादा कर दे, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो कम कर दे। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो बात समझ आ रही है। अब मैं आपको ना ये भी बताऊंगा कि आपके घर में कैसे ट्रांसफार्मर यूज हो रहे होते हैं, घर में कहां कहां ट्रांसफार्मर लगे हैं। अगर आपके पास जो चार्जर होता है, आपके पास जो मोबाइल चार्जर होता है, उसमें जो अडॉप्टर होता है, उस अडॉप्टर को अगर आप खोलो तो उसमें ट्रांसफार्मर मौजूद है। बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। आपके घरों के बाहर तो बहुत बड़े बड़े लगे हुए, लेकिन वो बहुत छोटे से ट्रांसफार्मर होते हैं। सही, चलो ये बात समझ आ गई। अब जरा कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं और समझते हैं कि ये कर क्या रहा है, आखिर ये काम कैसे करता है, जरा इसको समझते हैं। देखो भाई, ट्रांसफार्मर में आपके पास होता है टर्न्स। ये देखो यहां पे टर्न्स हैं। ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल, इसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहा मैंने? इसको मैंने कह दिया प्राइमरी कॉइल। अच्छा, ये जो टर्न्स हुए हैं ना, ये से कहेंगे हम सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। और हाँ, एक बात याद रखना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के टर्न आपको सेम नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन में। सही बात समझ रहे हो ना? अभी वो मैं मजीद डिटेल में भी जाता हूं। समझ में आ गया ना? कॉइल है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, याद करो, लिख लो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहां पे लिख लो। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो देख लेना। म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है कि अगर इस वाले कॉइल में करंट है और उसमें चेंज आ रहा है, जरा बात समझो, अगर इस वाले कॉइल में करंट है और उस करंट में चेंज आ रहा है तो वो जो है वो इस वाले कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देता है, इंड्यूस ईएमएफ। बात समझ आई? नहीं आई? चलो फिर से समझो। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास इस वाले कॉइल में करंट मौजूद है, जो कि आप बैटरी के जरिए से लाओगे, सोर्स के जरिए से लाओगे, तो अगर इस वाले कॉइल में करंट मौजूद है तो और उस करंट में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि इस वाले कॉइल में वोल्टेज आ जाएगा, जिसे आप कहोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ आ गई? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया आपके पास। ठीक है, ये एक और चीज समझ आ गई। अब देखो होता क्या है, अब ट्रांसफार्मर हम यूज क्यों कर रहे हैं? देखो, अभी मेरे पास जो है वो यहां पर आ रहा है वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई। समझ लो मेरे पास वोल्टेज आ रहा है, समझाने के लिए कह रहा हूं, 500 वोल्ट। समझाने के लिए कह रहा हूं, फिर बता रहा हूं। अब क्या 500 वोल्ट मैं अपने मोबाइल में दे दूं?
मोबाइल में लगा दूँ 500 वोल्ट, एक ही बार लगाऊंगा, फिर मेरा मोबाइल जो है वो क्या होगा, एक ही बार उसमें से धमाका होगा और मोबाइल ख़त्म। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता उससे, सही है, वो जल गया। क्यों? इतना ज़्यादा वोल्टेज तो मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि जो पावर जहाँ से इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहा है वो बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी से मुराद वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं पीछे से। अब वो डायरेक्ट वोल्टेज में आपकी अप्लायंसेस में नहीं लगा सकता। आपने नोट किया होगा ना कि कह रहे होते हैं कि यार वोल्टेज पीछे से बहुत ज़्यादा आ गया। पीछे से ज़्यादा आ गया से क्या मुराद है, ये ट्रांसफार्मर सही से काम ही नहीं करता और ये वोल्टेज आगे बहुत ज़्यादा भेज देता है, जिसमें आगे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आने की वजह से आपकी चीज़ें उड़ जाती हैं। अब ऐसा नहीं होता, पहले ऐसे बहुत हुआ करता था। पहले जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तो हमें 500 वोल्ट तो नहीं देना, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये तो स्टेप अप बना हुआ है ना, फिर हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि ये जो 500 वोल्ट आया है ना, इसको 240 वोल्ट कर देगा, ताकि आप अपने घर में यूज़ कर सको अब वोल्टेज को। अब हो क्या रहा है ज़रा इसको समझो, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है ज़रा इसको समझो। सही है, इधर ये समझ में आ गई तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख लेते हैं, तो बल्कि काम करते हैं, प्राइमरी कॉइल को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जो मज़ा हाथ से बोर्ड मिटाने में है ना, वो डस्टर से नहीं है। प्राइमरी कॉइल, क्योंकि रिदम नहीं टूटती, वरना जो डस्टर उठाने जाओ, डस्टर लेकर आओ, पकड़ो, मिटाओ, रिदम खराब हो जाती है। सही है। अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिया मैंने। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सही, ये आपका इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। अब इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपके घर के करीब तो नहीं होता, आपके शहर से बहुत दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो है वो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं निकल रहा होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन हो रही होती है, उसमें जो है वो हमें जगह बड़ी चाहिए होती है, तो घर के पास तो नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी जगह तो नहीं होती घर के पास। और साथ ही साथ जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, उनको भी हम शहर में नहीं लगा सकते, तो हम उन्हें शहर से दूर लगाते हैं। मगर अब आपको ऐसा तो नहीं है आप इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जाओगे, गेट बजाओगे, भाईजान मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे दें, नहीं, वो तारों के ज़रिए से आपको भेजेंगे। वो क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है पहले वायर को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, वायर को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वायर क्या होगा, वो आपके घर तक आएगा। ठीक है, फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है पहले आएगी ट्रांसफार्मर में, फिर आपके घर में आएगी, आपका जो प्यारा सा घर है इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये आपका हाउस हो गया, चलो घर अच्छा सा बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके जो है वो घर में आएगी। ठीक है, ये फिर आपके घर में आ गई। चलो थोड़ी सी अगर आप डायग्राम अच्छी बना लेना तो बात अच्छी समझ में आएगी आपको। ठीक है, फिर इस तरह से आपके घर में आएगी। सही, इस तरह आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। बात समझ आ गई। अब ट्रांसफार्मर यहाँ कहाँ यूज़ हुआ, एक तो ट्रांसफार्मर यहाँ यूज़ हुआ। ठीक है, डायरेक्ट पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में नहीं आई, पहले कहाँ गई, पहले वो भी जो है वो एक ट्रांसफार्मर में जाएगी। ये मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था, अब बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो पहले आपका क्या करेगा, आपका जो पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करेगा ट्रांसफार्मर में। अब यहाँ पे भी क्यों ट्रांसफार्मर लगा, ज़रा बात सुनो। देखो, तार में जब करंट ज़्यादा होता है ना तो हीट लॉस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे एनर्जी ज़ाया होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कम से कम जो है वो हीट लॉस हो और कम से कम जो है वो पावर लॉस हो। अगर ऐसा होगा तो आपके घर में आने से पहले ही जो है वो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो करंट को कम भेजेंगे, यानी हम करंट की वैल्यू को कम करेंगे, करंट को कम करेंगे और वोल्टेज को बढ़ा देंगे। हम जब पावर प्लांट से करंट को तारों में भेजेंगे तो हम क्या करेंगे कि करंट को कम कर देंगे। करंट कम होगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा, पावर लॉस कम हो जाएगा, और जो है वोल्टेज को बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें जो है वो कहीं 100 किलोमीटर दूर जो है वो भेजना है अपनी एनर्जी, अपने इलेक्ट्रिकल पावर को। सही, यानी करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो होगा स्टेप अप। स्टेप अप के लिए लिख रहा हूँ मैं SP अप, S अप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है वहां पर ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, वहां पर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें करंट को कम करना है, ये वाला ट्रांसफार्मर लगा होगा, वहां पर हमें करंट को कम करना है और वोल्टेज को बढ़ाना है, ताकि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत दूर तक चली जाए। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आ चुकी है, अब करंट यहाँ पर आ चुका है, तो क्या मैं डायरेक्ट घर में ले लूँ उसे? करंट तो बहुत कम है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये तो आपकी चीज़ को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर जो मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा स्टेप डाउन।
यहाँ पे मैं कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, स्टेप डाउन। अब ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को कम कर देगा। वोल्टेज को जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से वोल्टेज आया 1000 वोल्ट का, ये 1100 वोल्ट आई, ठीक है, देखा होगा ना आपने, लिखा होता है 1100 वोल्ट 1200 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आए 1100 वोल्ट, ये 11000 वोल्ट हो गए, चलो 11000 वोल्ट भी ठीक है। यहाँ से आए 11000 वोल्ट, क्योंकि हमें बहुत दूर भेजना था। अब 11000 वोल्ट घर के मैंने किसी अप्लायंस पे लगा दिए, वो तो पूरा का पूरा घर ही उड़ जाना है इतने में, तो ठीक है। तो फिर ये वाला ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11000 वोल्ट को 240 वोल्ट करेगा या 250 वोल्ट करेगा, ठीक है, और करंट को बढ़ा देगा, जो करंट कम था उसे बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट अगर 0.1 एम्पियर था तो यहाँ पर 1 एम्पियर हो जाएगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। बात समझ में आई। अब ट्रांसफार्मर कैसे काम किया, ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए। अगर जो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपके दिमाग में ये आता है ये किस काम का है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना ये कुछ, इसको हटाओ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, तो भाई इस सिचुएशन में आपकी तमाम घर की अप्लायंसेस उड़ जानी है, कुछ भी नहीं चलना, आपको इलेक्ट्रिसिटी कभी यूज़ ही नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वोल्टेज होगा कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी केबल्स जो हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही होती हैं ज़मीन के ज़रिए से, तो वो जो केबल्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रही होती हैं या दूसरे सोर्सेज से आ रही होती हैं। फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस वोल्टेज को लेकर वोल्टेज को कम कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज आता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज आया, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को कम किया, अब यहाँ से जो वोल्टेज मिल रहा है हमें वो आपके घर को दे देता है। फिर आप इजीली अपना मोबाइल चार्ज करते हो, दूसरे काम करते हो। अब जिंदगी भर भूलना मत इस चीज़ को, ठीक है, एमी इंग्लिश सेंटर ने आपको पढ़ा दिया है, ये समझ में आ गई ना सारी बात। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और ज़रा चीज़ों को समझते हैं, ज़रा कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में है क्या क्या। मैंने सारी चीज़ें बता दी। देखो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले होता है कोर, ये जो चीज़ है ना ये कोर है, ये क्या है, कोर है। अब हो क्या रहा है ज़रा समझो, ये कोर आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को आगे पहुंचा रहा है। वो क्या रहा है ज़रा समझो मेरी बात को, अब ज़रा यहाँ बात समझने की कोशिश करना। ये कोर जो है वो आयरन का होता है, ठीक है, मगर ये कोर एक मटेरियल का नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, सिंगल नहीं होता, ये बहुत पतली पतली शीट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, ये बहुत पतली पतली शीट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली पतली शीट्स होती हैं, ये बहुत पतली पतली शीट्स लगी हुई होती हैं। अगर आप देखोगे डायग्राम में भी आपको इसी तरह इन्होंने बना के दिखाया है, ये बहुत पतली पतली शीट्स होती हैं। अब इन शीट्स के दरमियान में इंसुलेशन लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक शीट है, फिर दूसरी शीट रखी लेकिन बीच में इंसुलेशन लगा दी, फिर तीसरी शीट लाए इंसुलेशन लगा दी। अब इंसुलेशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारे पास एडी करंट ना हो, हमारे पास हीट लॉस ना हो। वरना अगर हम एक ही मतलब एक बड़ा सा पीस लिया और उसी से हमने कोर बना दिया तो उससे मसला ये होगा कि हमारे पास उसमें भी करंट पैदा हो जाएगा, उसमें भी फिर हीट लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है ना पीछे से, उसे कम भी तो करना है। चलो बात समझ आ गई। अब होता क्या है, अब यहाँ पर जनरेट होती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जनरेट हो गई मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंटरेक्ट करती है तो यहाँ पर इंटरेक्ट करने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है और इंड्यूस करंट आ जाता है। बेसिकली आपको जो मिल रहा होता है ना वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट है जो कम होता है। चलो दूसरी बात समझ आ गई। अच्छा, प्राइमरी कॉइल मैंने बता दिया था, सेकेंडरी कॉइल मैंने बता दिया था, इंसुलेशन मैंने बता दिया था क्यों लगाया, ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो। अब वर्किंग प्रिंसिपल पर आते हैं। फैराडे भाई का लॉ याद है, फैराडे भाई का लॉ याद है ना आप लोगों को, ठीक है, फैराडे भाई का लॉ याद रखो, फैराडे भाई का लॉ यूज करते हैं। अच्छा, स्टेप अप और स्टेप डाउन में बहुत डिटेल में ले जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अगर समझ नहीं आ रही स्टेप अप स्टेप डाउन, वो मैंने अलग जब भी लिखा हुआ है। देखो फैराडे लॉ क्या था, फैराडेस लॉ। अब फैराडेस लॉ लिखो सबसे पहले। फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ होता है आपके पास एप्सिलॉन, जस्ट एप्सिलॉन ईटा, बल्कि ईटा कहते हैं वैसे, ईटा माइनस एन डेल्टा सिग्मा डेल्टा टी, यही था ना फैराडे लॉ। क्यों, क्योंकि देखो फ्लक्स है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर उधर जा रही हैं तो वो फ्लक्स बन जाता है ना आपके पास, जब भी यहाँ पर फैराडे लॉ लग रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल भी है। अब होता क्या है, देखो इस कॉइल के अंदर आपके पास क्या होती है, सेल्फ इंडक्शन होती है। सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ी थी, भूलना मत। अब देखो मैं सारे टॉपिक एक साथ रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझाता रहूंगा। सेल्फ इंडक्शन होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ आता है, तो उस ईएमएफ, और इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, समझ लो रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस ई को, ये वोल्टेज ही है, वी लिख सकता हूँ। और इस कॉइल प्राइमरी कॉइल के अंदर वोल्टेज है तो वी एस लिख सकता हूँ। और इस कॉइल में टर्न्स भी मौजूद है जिसे हम एन एस कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं माइनस एन एस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, फ्लक्स तो सेम रहेगा, फ्लक्स जो इधर होगा वही उधर जा रहा होगा और टाइम भी दोनों के लिए सेम होगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई,
ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करो, इसको ऐसे सेट करा दो, अब आ जाएगी पहली इक्वेशन, माइनस इधर आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा फाइव, ये इक्वेशन बन के लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन हो गई। अच्छा, अब सेकेंडरी कॉइल के लिए, ये प्राइमरी कॉइल के लिए काम किया हमने, मैं पी लिख रहा हूं, पी ओ, पी सी प्राइमरी कॉइल। अच्छा, अब हम काम करते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए, यहाँ बल्कि स्पेलिंग पूरी लिख लो वरना आप शायद गड़बड़ा ना जाओ बाद में। प्राइमरी कॉइल छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, जगह नहीं है भाइयों। अच्छा, अब सेकेंडरी कॉइल के लिए काम करते हैं, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल के लिए भी हम यूज करेंगे फैराडे लॉ, तो ये क्या बन जाएगा, वी एस। क्यों वी एस, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो वी एस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एन माइनस आएगा पहले, इक्वल टू माइनस एन पी आ गया, एन एस आ गया, और डेल्टा सिग्मा, मैंने कहा था ना फ्लक्स दोनों में सेम आ रहा होगा, डेल्टा टी। इसको भी सेट करा लेते हैं, तो वी एस अपॉन एन एस, माइनस इधर आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा टी आ गया, सही। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, माइनस वी पी वी एन एस इज सॉरी एन पी और वी एस अपॉन माइनस एन एस, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो माइनस तो चाहिए नहीं क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे चाहिए वी एस, तो मैं क्या करूंगा, वी पी को उधर ले जाऊंगा, पहले वी एस लिख लिया, फिर वी पी को मैं उधर ले गया, और अब वी पी उधर चला गया, एन एस इधर आ गया, एन एस लिख लिया और एन पी नीचे आ गया। ये लो, जो चीज़ ड्राइव करनी थी वो फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखो यही आ रहा ना, वी एस अपॉन वी पी, एन एस अपॉन एन पी। देखो किया क्या, जरा ये समझो, वी पी को मैं इधर ले आया, एन एस को मैं इधर ले आया, एन एस को मैंने बाद में, एन एस और एन पी को बाद में लिख लिया, वी एस और वी पी को पहले लिख लिया। अब जरा सीखो हो क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं, इस फॉर्मूले को पढ़ना सीखो। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एन पी और वी एस, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कम किए तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखो इनवर्स रिलेशन है ना, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में कम किए, सेकेंडरी कॉइल में, देखो प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम है ना, देखो ना यहाँ पर ये वीपी है ना आपके पास, ये वीएस लिख दिया शायद मैंने, ये वीपी है ना, इसमें टर्न्स कम है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है ना, स्टेप अप है ना ये। अभी मैं स्टेप अप स्टेप डाउन को बहुत अलग अलग भी बताता हूँ। और अगर आप प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आप देने पड़ेंगे सेकेंडरी कॉइल में, देखो यही हो रहा है वहाँ। अच्छा, अब चलो मजीद डिटेल में समझते हैं। देखो अगर आपके पास NS का मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अगर आपके पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी कॉइल में, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसका मतलब क्या है, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, करंट को कम कर देगा। याद रखना, हाँ एक और बात याद रखो, पावर रिमेन कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, पावर चेंज नहीं होगी। क्यों, पावर का फॉर्मूला बताओ जरा, P इज इक्वल टू वी आई, है ना, यही है ना। तो देखो पावर चेंज नहीं हो रही, क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि देखो जो पावर प्राइमरी कॉइल में है वही पावर सेकेंडरी कॉइल में है। अगर पावर में चेंज आना शुरू हो गया तो ये तो हमारा जो फर्स्ट लॉ जो है हमारा एनर्जी का, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही अनवैलिड हो जाना है इधर, तो वो तो अनवैलिड नहीं किया जा सकता ना। तो क्या समझ में आई बात, पावर चेंज नहीं होगी। जरा मैं समझाता हूँ, आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अब देखो बहुत किचपिच हो गई है, लेकिन आई होप समझ में आ रही होगी छोटी छोटी करके बात, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके लिख ही रहा हूँ ना। देखो आपके पास इस कॉइल के अंदर करंट जो है वो ज्यादा था, 1 एम्पियर का था। इस कॉइल के अंदर वोल्टेज जो है वो कम था, ठीक है, जो कि आपके पास 2 एम्पियर का ले लो, सॉरी 2 वोल्ट का ले लो, 2 वोल्ट ले लो, सही है। अब जब इधर आए आप स्टेप अप में आए, स्टेप डाउन कह लेते हैं बल्कि इसको, बल्कि नहीं ये गलत हो जाएगा, ये समझ नहीं आएगी आपको। देखो यहां पर क्या था,
वोल्टेज जो है आपके, बल्कि सही है, वोल्टेज 1 एम्पियर का था और करंट जो है वो 1 एम्पियर था, वोल्ट जो है आपके पास 2 एम्पियर था। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि आपके पास करंट जो है वो वोल्टेज जो है वो 1 एम्पियर का हो गया, वोल्टेज जो है वो 1 एम्पियर का हो गया और करंट जो है आपके पास 2 एम्पियर का, 1 वोल्ट का हो गया 2 एम्पियर का। थोड़ा सा ना इसको ठीक करते हैं, मिक्सअप हो रहा है। देखो यहाँ पर आपके पास करंट ज़्यादा था, ठीक है, और वोल्टेज कम था। करंट जो है वो कम था, वोल्टेज ज़्यादा था। यहाँ पर आपके पास करंट जो है वो कम था, वोल्टेज ज़्यादा था, लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो वोल्टेज कम हो गया, करंट ज़्यादा हो गया। लेकिन दोनों को जब प्रोडक्ट करोगे, इधर प्रोडक्ट करो इधर प्रोडक्ट करो, आपको आंसर सी में मिलेगा 2, यानी पावर में चेंज नहीं आ रहा। इस फॉर्मूले के मुताबिक देखो पावर चेंज नहीं हो रही, पावर सेम है। चलो अब इधर इसको भी करते हैं। अब हमने बनाना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये करेगा कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, ठीक है, और करंट को कम करेगा। देखो वहाँ तो मैंने जनरल लिखा था, यहाँ अब मैं असल लिख रहा हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम होते हैं। प्राइमरी कॉइल में जस्ट मैंने 3 टर्न्स बनाए, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होंगे। देखो मैंने ज़्यादा बना रहा हूँ ना, पता चल रहा है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो कि आपके पास पावर प्लांट के पास लगा होगा, ये इसमें आपके पास वोल्टेज जो है वो कम आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? वोल्टेज कम होगा मगर करंट ज़्यादा होगा। पावर प्लांट वाले यही चाहते हैं ना कि वोल्टेज जो है वो यहाँ से कम दें मगर करंट ज़्यादा दें, ताकि वोल्टेज हमारे पास जो है आगे चला जाए, ठीक है। वोल्टेज पावर प्लांट वाले क्या चाहते हैं कि कार में करंट कम आए, वोल्टेज ज़्यादा आए, तो इसीलिए वो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को कम करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा करंट को कम करेगा। तो अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या किया? वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया मगर करंट को कम कर दिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जो इससे आ रही है वो आपके घर तक आई। आपके घर के पास लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ पे जस्ट 3 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पीछे से क्या आया? वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया और करंट जो है वो बहुत कम आया प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। पीछे से क्या आया? पावर प्लांट से क्या आया? वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि आपके घर में भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होता ना, पावर जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और करंट बहुत कम आया, सही है। अब सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, करंट जो है वो बढ़ जाएगा। देखो जो चाहिए था वो हो गई कंडीशन। तो ये आपके पास ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा? पावर प्लांट के पास, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और ये वाला ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा? आपके घर के पास, जहाँ से आप फिर अपने घर में एनर्जी को लोगे। तो ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर। आखिर में ना थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, वो मैं समझाने के चक्कर में 2-3 चीज़ों को मिला गया, ठीक है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब अगर मैं इसको ठीक करूँ, अब हमें समझ में आ गई है ना बात, अब हम इसे ठीक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सर ऊपर आपने बात अलग लिखी है, नीचे कम अलग लिखी है। ये आपके पास क्या है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? करंट आपके पास ज़्यादा आएगा, ठीक है, और वोल्टेज आपके पास कम आएगा, वोल्ट। अच्छा, फिर जब इस तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, करंट आपके पास कम हो जाएगा। सही है? समझ में आ गई बच्चों बात? ये लो, अब ठीक हो गया, सही। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बात सारी समझ में आ जाती है, हम फंसते नहीं हैं। फंसने की वजह जो बनती है ना, वो ये इस तरफ बनती है कि हम लोगों को बात समझ नहीं आ रही होती। चलो मैंने फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीज़ें। अब थोड़ी सी वर्डिंग पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर अलविदा लेते हैं। पावर याद रखना, मैंने पावर का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। पावर सेम रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो यहाँ वोल्टेज एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़। लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो प्रोडक्ट, जो पावर यहाँ पर आएगी वही पावर यहाँ पर भी आएगी, जो पावर यहाँ पर आएगी वही पावर यहाँ भी आएगी, जो पावर S में होगी वही P में, जो P में होगी वही S में, सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूज टू कन्वर्ट या ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन 2 मोर कॉइल। 2 कॉइल के दरमियान एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है ये, ऑफ वायर थ्रू। और कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे लॉ, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है,
एक कॉइल में चेंज जा रहा है तो दूसरी कॉइल में चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट में बताना कि लेक्चर वाज़ेह था या नहीं था, क्योंकि आखिर में आके थोड़ा सा जो है ना लेक्चर मिक्स होने लगा था इधर आके, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे लिख दी हैं इस वजह से। लेकिन अमूमन मैंने सारी चीज़ें अलग अलग रखी हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बात समझ आई या नहीं। वर्किंग प्रिंसिपल लिख लेना, म्यूचुअल इंडक्शन है इसका। ना समझ में जो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।